हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है। तो बच्चों याद रखना, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻² होता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। और आप निकाल भी सकते हैं कि वर्क का वैल्यू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया था ml/T⁻²। और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही है, तो l, तो यहाँ से ml² और T⁻² हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों पावर का फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम। तो अब देखो, हमने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया था, तो ml² और T⁻³ अब बट्टा क्या हो जाएगा t। तो इसको सोल्व करोगे तो ml² और T⁻³ यह चलाएगा। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? सी नंबर में लिखा हुआ है, तो सी अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लेन एंगल इज। प्लेन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों आपको बता चुके हैं कि एंगल का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, यह क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। आपसे पूछा गया है कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। बच्चों एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। E इक्वल टू यहाँ पे H इंटू न्यू होता है। यहाँ पे E को बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी कहते हैं। और H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहाँ पे निकालिएगा तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/टाइम पीरियड होता है। ओके, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो यह E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से H/T चलाएगा, तो यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो E/, ऐसे EI इंटू T हो जाएगा, सॉरी E इंटू T हो जाएगा। अब E मतलब एनर्जी, एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे ml² और T⁻² इंटू क्या हो जाएगा, या टाइम है तो टाइम से T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चलाएगा ml² और T⁻⁻1। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ml² T⁻⁻1 ए नंबर में लिखा हुआ है, तो यही ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है पास्कल, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। और पास्कल जो होता है ना, यह N/मीटर² के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 6 में लिखा हुआ है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है। बच्चों हमने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 10⁻⁻⁴ मीटर होता है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, 0.1 mm लिखते हैं। ओके, ऐसा मतलब कि 1 mm का 10वां भाग क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है। तो यही इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू v होता है। अब m को क्या बोलते हैं, मास कहते हैं, तो मास के लिए बड़ा M लिखते हैं, और v इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए l और T⁻⁻1। तो यह हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ml T⁻⁻1 कहीं लिखा है का? नहीं लिखा है ना, तो डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना।
और ये लिखा हुआ है कि ये जो नंबर या वैल्यू दिया हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना होगा, ये निकालें। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि हम इसको काउंट नहीं करते हैं, जो पावर में रहता है 10 के पावर में जो भी रहेगा उसको काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1 2 या 3 4 5 यहाँ पे जीरो का काउंट करेंगे क्योंकि यह दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन गिव। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर स्लोप निकालने से क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी निकलता है ना, बताए थे आपको। एसटी ग्राफ होगा तो इस पे स्लोप निकालने से क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी मिलेगा। तो कहाँ लिखा हुआ है बी नंबर में, तो बी अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड व्हेयर पोजीशन ऑफ बॉडी इज गिवन एज। देखिए यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है और आपसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है। तो हमको मालूम है कि v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dx अपॉन dt होता है। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी कह जाता है। तो यहाँ पे इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, देखो कितना आएगा। यहाँ पे यार लिख दोगे एक बार 2t स्क्वायर अब माइनस 4t अब प्लस कितना 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चला आएगा यहाँ पे 4t अब माइनस 4। ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, यानी आ गया वैल्यू 4t अब माइनस 4। अब कितना पर पूछा हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जहां जहां t है वहां पे 2 पुट कर लेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 4। ये कितना आएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए अपना सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस साइन x। इसका आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। और बच्चों हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे डीसी बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन कितना dx इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन यहाँ से dx और यहाँ पे 2x स्क्वायर अब प्लस कितना है साइन x। अब अलग अलग दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा 4x आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। तो कितना आ गया 4x प्लस cos x। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ए नंबर में, तो ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। लिखा है कि इसका पूरा का वैल्यू कितना होगा, और बच्चों ध्यान रखना यह e के पावर में 2x लिखा हुआ है, ओके। इंटू यहाँ पे क्या है dx, ऐसा लिखा हुआ है ये पूरा। e के पावर में क्या है 2x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो वैल्यू कितना आता है, e के पावर 2x होगा और इंटीग्रेशन से तो यहाँ पे बट्टे में कितना करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि x में जितना से मल्टीप्लाई रहता है ना उतना ही बट्टा करते हैं। अब प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे c हो जाता है। तो यहाँ पे c तो लिखा नहीं है, तो आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा उसको आप यूज करेंगे। तो कितना लिखा हुआ है ए नंबर में, तो ए क्या होगा अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। लिखा है कि अ बॉल इज थ्रोन इज वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। देखिए एक बॉल को, यह मान लो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, कितना के वेलोसिटी से, तो u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से। और कह रहा है कि उस 2 सेकेंड के बाद यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताएं। तो आपको मालूम है बच्चों की v इक्वल टू कितना होता है u प्लस 80 होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ना वो नीचे की ओर लगेगा। a का वैल्यू कितना होगा माइनस में g लिखेंगे, और g का मान आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो वैल्यू पुट कर दो, तो v इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 40 अब प्लस या माइनस में 10 i इंटू 2 करेंगे तो कितना चलाएगा, यह 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v का वैल्यू चलाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो कहाँ लिखा हुआ है ए नंबर में, तो ए अपना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, कह रहा है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे हमको क्या मिलता है, तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी मिलता है, याद रखिएगा। तो बी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर इफ, कह रहा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, तो बच्चों आपको याद है कि जब उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। बताए थे ना कि अगर डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो ए नंबर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आपको याद भी है कि ऐसे ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, ए बी और यहाँ पे कॉस थीटा, और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी ना ए डॉट बी बराबर जीरो होगा। देखिए यहाँ पे जीरो चलाएगा, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जीरो चलाएगा। तो हमारा ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो ये अगर आप कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा मिसिंग था, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ग्राफ कुछ ऐसा है और इसको देख करके आपको आंसर देना है। हालांकि मैंने लिख दिया था कि यहाँ पे क्या है, पोजीशंस है और यहाँ पे टाइम है। तो बच्चों इनिशियल पोजीशन पूछा हुआ था, कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा इसके इनिशियल पोजीशंस और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। लिखा है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इतना अलोंग जेड एक्सिस। देखो जेड एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट पूछा है और यह एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, यहां से यहां तक देख लीजिए 2i + 4j + 6k। तो बच्चों आपको बताए थे कि कोई भी वेक्टर हो ना, अगर i j k के रूप में लिखा हो तो उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है वह उस एक्सिस में कंपोनेंट होता है। तो ये वाला क्या होगा, x एक्सिस में कंपोनेंट, या 4 कितना होगा y एक्सिस में, और 6 कितना होगा z एक्सिस में। तो आपसे यहाँ पे कहाँ पूछा हुआ है, z एक्सिस में पूछा हुआ है, तो 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सी आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इतना और इतना, दो वेक्टर दिया है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो बच्चों इसको आप निकाल सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखिएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल देना है ऐसे, और यहाँ पे सबसे पहले आई लिखना है, फिर यहाँ पे जे लिखना है, फिर यहाँ पे के लिखना है। आई के आगे कितना है बच्चों, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर जे के आगे 1 है और के आगे 1, फिर ये वाला में देखिए 2 है, यहाँ पे -1 है और यह 4 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पहले आई लिखते हैं और इस वाला रो को और कॉलम को खत्म करते हैं, ये रो और कॉलम को। तो यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो ऐसे, फिर माइनस में जे होता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव और यह पॉजिटिव, जे लिखेंगे। अब यहाँ पे यह पूरा इसका कॉलम खत्म, रो खत्म, तो कितना आएगा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 और -2, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब प्लस यहाँ पे के कैप, इसको हटाइएगा तो -1 और -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 चलाएगा। इसको सही से लिख दो तो यह 5i कैप और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2 जे कैप और -3 के कैप। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ ना, ए नंबर में, तो ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। a इक्वल टू इतना दिया हुआ है और b इक्वल टू इतना, यहाँ पे x लिखा हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, देखो आपसे कहा दिया है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, तो x का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले बच्चों अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग वेक्टर a और डॉट वेक्टर b बराबर कितना होगा 0। अब देखो अब दोनों का डॉट निकाल करके उसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है x, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा। फिर प्लस का सिंबल देते हैं, यहाँ पे 2 है, देखो i वाला को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाला को j से मल्टीप्लाई करते हैं और k वाला को k से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। और फिर प्लस दीजिएगा, माइनस में 4 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस में 12 आएगा i इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना चला आएगा, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा -10 और इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 10 आएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इनक्लोज्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा बी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मान सकते हैं आप यहाँ पे क्या बच्चों वेक्टर बी है, ओनली वेक्टर इतना और इतना लिखा हुआ है। देखो दो वेक्टर दिया हुआ है और उसके क्या करना है, उससे इनक्लोज जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए आपको निकालना क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। हमें क्या निकालना होता है बच्चों, जब भी एरिया निकालना होगा ना तो हम क्या करते हैं, ए अक्रॉस बी करके उसका मोड निकालते हैं, या मोड है, और मोड निकालने के बाद में क्या होगा बच्चों, वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान यह देंगे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है और यहाँ पे कोई भी बच्चों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आप निकालिएगा तो इसका डी ही आएगा आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। बच्चों नहीं, ये गलत है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ऑलवेज तो नहीं कहेंगे ना, ठीक है, कभी बराबर भी होता है, इसलिए बी भी क्या है, गलत है। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल नहीं, ग्रेटर तो नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, इसलिए भी सही गलत है। डिस्टेंस विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये सही है, डी नंबर, ठीक है, तो इसका डी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज। पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। आपको बता दें कि यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसे एक कैप लिखते हैं आ इक्वल टू, जो वेक्टर रहता है ना उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसका पहले वेक्टर लिखना है तो जो है उतना लिख दो, तो ये आई प्लस जे प्लस के, अब बट्टा इसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यह कितना चलाएगा, आई प्लस जे प्लस यहाँ पे के, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, √3। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आई प्लस जे प्लस के √2 तो होगा नहीं, ये सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। अ वेक्टर पैरेलल टू ए क्रॉस बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 4। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि एक वेक्टर निकालिए जो कि ए क्रॉस बी के पैरेलल हो। ए और बी पे पैरेलल नहीं कहा है, ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी के कहा है। तो सबसे पहले देखो कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एन कैप कहते हैं ना यूनिट वेक्टर को। तो इसी के पैरेलल कहा है। तो मान लो कि एक वेक्टर हमारे पास सी है ऐसे, और वह क्या होगा बच्चों, एन कैप के पैरेलल होगा। तो यह क्या होगा, एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सी का, तो 4 होगा, तो इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा यही हमारा वेक्टर आएगा। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 4n, एन नंबर में लिखा हुआ है, तो ए अपना सही आंसर है। बच्चों यह क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाएगा, यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसका एक पार्ट और करेंगे। और यहाँ तक हमने 23 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में देखा, क्योंकि 20 मिनट का ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतना वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो बनता है क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं।